और इस नई गहरी चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। आज का विषय हमारे डिजिटल जीवन के उस अदृश्य हिस्से पर केंद्रित है जो शायद सबसे ज्यादा अहम है, लेकिन जिसमें शायद सबसे कम बात की जाती है। और इसी वजह से यह चर्चा आज इतनी जरूरी हो जाती है। बिल्कुल। तो हम बात कर रहे हैं एसक्यूएल डेटाबेस के आर्किटेक्चर की। आज हम जिन पेपर्स और रॉयल रिसर्च के विस्तृत रिसर्च नोट्स का विश्लेषण कर रहे हैं, उनका मिशन बड़ा स्पष्ट है। हाँ, वो मिशन ये समझना है कि पर्दे के पीछे डेटाबेस असल में कैसे काम करते हैं। एग्जैक्टली मतलब जब करोड़ों लोग एक साथ डिजिटल नेटवर्क पर काम कर रहे होते हैं, तो बैकएंड में डेटा को सुरक्षित, कंसिस्टेंट और विश्वसनीय बनाए रखने के लिए किन सख्त इंजीनियरिंग नियमों का पालन किया जाता है। क्योंकि डेटाबेस सिर्फ जानकारी जमा करने का कोई गोदाम नहीं है। यह एक बेहद जटिल मशीन है जो यह तय करती है कि कोई भी जानकारी किसी भी कीमत पर करप्ट ना हो। सही कहा। तो इस चर्चा का संदर्भ सेट करने के लिए मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ये पूरी चीज इतनी अहम क्यों है। इस चर्चा का संदर्भ समझना वाकई बहुत जरूरी है। आज की दुनिया में डेटा इंटेग्रिटी यानी डेटा की अखंडता केवल एक एकेडमिक सिद्धांत नहीं है। बिल्कुल नहीं। यह वो बुनियादी नींव है जिस पर हमारी पूरी आधुनिक अर्थव्यवस्था और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर टिका हुआ है। मतलब बैंकिंग और ई-कॉमर्स जैसी चीजें। हाँ, ग्लोबल बैंकिंग व्यवस्था ले लीजिए या दुनिया भर में फैले ई कॉमर्स नेटवर्क्स ले लीजिए, और यहाँ तक कि क्रिटिकल हेल्थ केयर सिस्टम भी। ये सब इसी बात पर निर्भर करते हैं कि डेटाबेस के अंदर रखी गई जानकारी गणितीय रूप से हर पल सटीक हो। एकदम सटीक। अगर एक डेटाबेस अपनी विश्वसनीयता में कुछ मिलीसेकंड के लिए भी चूक करता है ना, तो इसका असर लाखों डॉलर के नुकसान या गंभीर सिस्टम फेलियर के रूप में सामने आ सकता है। बाप रे। तो चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। अगर इसे तकनीकी नजरिए से देखें तो रिसर्च नोट्स में एक शब्द बार बार उभर कर आता है, ट्रांजैक्शन। हाँ, ट्रांजैक्शन। डेटाबेस की दुनिया में ये कोई साधारण वित्तीय लेन देन नहीं है जैसा लोग अक्सर मान लेते हैं। हाँ, मैंने भी जब पहली बार पढ़ा तो मुझे लगा पैसे भेजने की बात हो रही है। होता है, लेकिन यहाँ ट्रांजैक्शन का मतलब ऑपरेशंस के एक सिंगल लॉजिकल यूनिट से है। सिंगल लॉजिकल यूनिट मतलब क्या हम इसे कमांड्स का एक पैकेज कह सकते हैं? बिल्कुल, बहुत सही शब्द है, पैकेज। इसका अर्थ ये है कि डेटाबेस के अंदर होने वाले कई छोटे छोटे रीड और राइट कमांड्स को मिलाकर एक पूरा पैकेज मान लिया जाता है। तो इसका सबसे बड़ा नियम ये हुआ कि या तो इस पूरे पैकेज के सभी कमांड सफलतापूर्वक पूरे होंगे, या फिर अगर रास्ते में कोई एक भी कमांड फेल हो गया तो सिस्टम तुरंत अपनी पुरानी स्थिति में वापस लौट जाएगा। और इसी को रोल बैक कहते हैं, राइट? एग्जैक्टली। इसी प्रक्रिया को तकनीकी भाषा में रोल बैक कहा जाता है। ये रोलबैक मैकेनिज्म असल में डेटाबेस को आधी अधूरी स्थिति में फंसने से बचाता है। क्योंकि अगर कोई सिस्टम क्रैश हो जाए या नेटवर्क कनेक्शन टूट जाए तो, हाँ, या सर्वर का हार्डवेयर ही फेल हो जाए, ऐसे में अगर डेटाबेस किसी डेटा को आधा अपडेट करके छोड़ दे तो वो डेटा हमेशा के लिए अमान्य या करप्ट हो जाएगा। तो मतलब ट्रांजैक्शन ये सुनिश्चित करता है कि डेटाबेस हमेशा एक स्थिर स्थिति से दूसरी स्थिर स्थिति में ही जाए। 100%। बीच की किसी भी अस्थिर स्थिति को सिस्टम स्वीकार ही नहीं करता। या तो पूरा बदलाव सेव होगा या फिर सिस्टम ऐसा बर्ताव करेगा जैसे कोई बदलाव शुरू ही नहीं हुआ था। ये तो बहुत ही शानदार इंजीनियरिंग है। तो रिसर्च नोट्स में बताया गया है कि ट्रांजैक्शन की इन्हीं खूबियों को, जो डेटाबेस को इतना मजबूत बनाती हैं, उन्हें तकनीकी भाषा में एसिड प्रॉपर्टीज कहा जाता है। हाँ, एसिड प्रॉपर्टीज, ACID। ये 4 शब्दों का एक एक्रोनिम है। तो ये हैं एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन और ड्यूरेबिलिटी। बिल्कुल। और ये चारों मिलकर किसी भी रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की कोर फिलॉसफी तय करते हैं। तो चलिए इस आर्किटेक्चर की गहराइयों में चलते हैं। यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। सबसे पहली प्रॉपर्टी है एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी का सीधा अर्थ है ऑल और नथिंग, यानी सब कुछ या कुछ भी नहीं। जैसे भौतिक विज्ञान में एक एटम होता है जिसे और छोटे हिस्सों में तोड़ा नहीं जा सकता। एकदम सही एनालॉजी है। एटॉमिसिटी को एक क्लासिक स्थिति से समझा जा सकता है। मान लीजिए कोई अपने बैंक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में फंड ट्रांसफर कर रहा है। ये बहुत ही आम उदाहरण है। हाँ, बैक एंड में इसके कई चरण होते हैं। पहले अकाउंट का बैलेंस चेक करना, फिर वहां से अमाउंट को घटाना और फिर दूसरे अकाउंट में उसी अमाउंट को जोड़ना। तो अगर पहले अकाउंट से पैसे घटा दिए गए और ठीक उसी समय सर्वर क्रैश हो गया तो? यहीं पर एटॉमिसिटी का जादू दिखता है। सिस्टम को ये याद रखना होगा कि वो प्रक्रिया अधूरी थी।
एटॉमिसिटी ये सुनिश्चित करती है कि सिस्टम रीस्टार्ट होने पर वो घटे हुए पैसे वापस पहले अकाउंट में रीस्टोर कर दे। लेकिन एक मिनट, यहाँ एक बड़ा तकनीकी सवाल उठता है जो मुझे रिसर्च नोट्स पढ़ते वक्त भी परेशान कर रहा था। क्या सवाल था? अगर सर्वर क्रैश हो गया है और रैम की सारी मेमोरी मिट चुकी है, तो सिस्टम को ये कैसे पता चलता है कि कौन सा ट्रांजैक्शन अधूरा रह गया था और किसे रोल बैक करना है? ये एक बहुत ही बेहतरीन इंजीनियरिंग चुनौती है। इसका समाधान राइट अहेड लॉगिंग या वॉल जैसी तकनीकों से किया जाता है। राइट हेड लॉगिंग? हाँ। मतलब लिखने से पहले लॉग बनाना। बिल्कुल। डेटाबेस मुख्य फाइलों में कोई भी बदलाव करने से पहले उस बदलाव का पूरा इरादा और उसकी पुरानी स्थिति एक अलग लॉग फाइल में दर्ज करता है। अच्छा, और ये लॉग फाइल डिस्क पर सुरक्षित रखती है? हाँ, ये लॉग फाइल सीधे डिस्क पर लिखी जाती है, रैम में नहीं। जब सर्वर क्रैश के बाद वापस चालू होता है तो उसका रिकवरी मैनेजर सबसे पहले इसी लॉग फाइल को पढ़ता है। तो वो देखता होगा कि किन ट्रांजैक्शंस के आगे कमिट का टैग लगा है और किन के आगे नहीं। एग्जैक्टली। जो अधूरे मिलते हैं सिस्टम उन्हें लॉग फाइल की मदद से रिवर्स कर देता है। लेकिन अगर किसी हार्डवेयर फेलियर की वजह से वो लॉग फाइल ही करप्ट हो जाए, तब सिस्टम कैसे रिकवर करेगा? क्या तब भी एटॉमिसिटी बनी रह सकती है? ये एक एक्सट्रीम केस है और डेटाबेस आर्किटेक्ट्स इसके लिए भी पूरी तैयारी करते हैं। लॉग फाइल्स को करप्शन से बचाने के लिए उनमें चेकसम्स जोड़े जाते हैं। चेकसम्स जो डेटा के हर ब्लॉक की सत्यता की जांच करते हैं, राइट? हाँ, इसके अलावा एंटरप्राइज स्तर के डेटाबेस में लॉग फाइल्स की कई कॉपियां अलग-अलग फिजिकल डिस्क्स पर रखी जाती हैं, जिसे हम रेड आर्किटेक्चर या रेप्लिकेशन कहते हैं। बिल्कुल। अगर एक डिस्क की लॉग फाइल करप्ट होती है तो सिस्टम तुरंत दूसरी सुरक्षित डिस्क से लॉग फाइल को पढ़ लेता है। ये वाकई एक बहुत ही जटिल सुरक्षा चक्र है। अब अगर एटॉमिसिटी ये तय करती है कि ट्रांजैक्शन पूरा हो या बिल्कुल ना हो, तो क्या ये देखना भी जरूरी नहीं है कि जो डेटा डेटाबेस में जा रहा है वो सही है या नहीं? बहुत जरूरी है। और यहीं पर सी यानी कंसिस्टेंसी का रोल आता है। यहाँ सबसे हैरत अंगेज बात यह है कि सिस्टम कैसे अपने बनाए नियमों का सख्ती से पालन करता है। तो कंसिस्टेंसी इस बात की गारंटी है कि कोई भी ट्रांजैक्शन डेटाबेस को एक वैध स्थिति से दूसरी वैध स्थिति में ही ले जाएगा। हाँ, क्योंकि हर डेटाबेस का एक स्कीमा होता है जिसमें डेटा के प्रकार और कुछ सख्त नियम पहले से तय होते हैं। उदाहरण के लिए, किसी भी बैंक खाते का बैलेंस 0 से नीचे नहीं जा सकता, या किसी कर्मचारी की उम्र नकारात्मक या नेगेटिव नहीं हो सकती। कंसिस्टेंसी ये सुनिश्चित करती है कि कोई भी ट्रांजैक्शन इन नियमों को न तोड़े। और अगर कोई बदलाव इन नियमों के खिलाफ जाता है तो क्या होता है? तो डेटाबेस उस ट्रांजैक्शन को तुरंत खारिज कर देता है। वो बदलाव होता ही नहीं है। रिसर्च नोट्स में इसके लिए 2 शब्दों का प्रमुखता से जिक्र है, कंस्ट्रेंट्स और ट्रिगर्स। हाँ, ये दोनों कंसिस्टेंसी बनाए रखने के मुख्य हथियार हैं। तो क्या इन दोनों के काम करने के तरीके में कोई बुनियादी फर्क है? यह एक बहुत ही तकनीकी और महत्वपूर्ण अंतर है। कंस्ट्रेंट्स वे सीधे और स्थिर नियम हैं जो टेबल के कॉलम पर लगाए जाते हैं। जैसे किसी कॉलम में केवल नंबर ही आ सकते हैं या कोई वैल्यू खाली नहीं छोड़ी जा सकती, जिसे नल कहते हैं। बिल्कुल सही। दूसरी तरफ ट्रिगर्स थोड़े अधिक डायनेमिक होते हैं। ट्रिगर डेटाबेस के अंदर लिखा गया एक छोटा सा प्रोग्राम या कोड होता है जो किसी खास घटना के होने पर अपने आप चल जाता है। कोई उदाहरण देके समझाएंगी? मान लीजिए एक ट्रिगर ऐसा हो सकता है कि जब भी किसी इन्वेंट्री टेबल में किसी प्रोडक्ट की संख्या 10 से कम हो तो एक और टेबल में उस प्रोडक्ट को दोबारा ऑर्डर करने का अलर्ट दर्ज कर दो। ओह अच्छा, तो ये दोनों ही मैकेनिज्म मिलकर डेटा की कंसिस्टेंसी बनाए रखते हैं। लेकिन हर एक डेटा राइट या अपडेट के समय इन सभी नियमों और ट्रिगर्स को चेक करना क्या सिस्टम को धीमा नहीं कर देता? यह एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल है। सिस्टम के धीमे होने का खतरा हमेशा बना रहता है। हर नियम और हर ट्रिगर को प्रोसेस करने के लिए सीपीयू साइकिल्स और समय की जरूरत होती है। जब डेटाबेस में 1 सेकंड में लाखों ट्रांजैक्शंस हो रहे हों, तो इस कंसिस्टेंसी की काफी भारी कीमत चुकानी पड़ती होगी। इसीलिए डेटाबेस डिजाइन में ये सिखाया जाता है कि ट्रिगर्स और कंस्ट्रेंट्स का इस्तेमाल बहुत सोच समझकर करना चाहिए। कई बार बहुत बड़े और हाई ट्रैफिक वाले सिस्टम्स में डेवलपर्स कुछ जटिल नियमों को डेटाबेस के स्तर से हटाकर एप्लीकेशन लेयर पर ले जाते हैं, ताकि डेटाबेस का मुख्य काम केवल तेजी से डेटा को पढ़ना और लिखना रह जाए। हाँ, ये स्पीड और कंसिस्टेंसी के बीच एक दिलचस्प ट्रेड ऑफ है।
चलिए अब बात करते हैं यानी आइसोलेशन की। इस विषय पर स्रोत सामग्री में काफी गहराई से चर्चा की गई है। रोजमर्रा के एक बहुत ही आम उदाहरण से इसे समझते हैं। बिल्कुल, बताइए। मान लीजिए किसी ई-कॉमर्स साइट पर फ्लैश सेल चल रही है। किसी खास मॉडल का केवल एक फोन स्टॉक में बचा है। ये तो बहुत ही तनावपूर्ण स्थिति होती है। हाँ, और एक ही मिलीसेकंड पर दुनिया के दो अलग-अलग हिस्सों से दो लोग उस आखिरी फोन को खरीदने के लिए बाय नाउ पर क्लिक करते हैं। दोनों की रिक्वेस्ट सर्वर पर एक साथ पहुंचती है। तो ऐसे में सिस्टम ये कैसे तय करेगा कि वो फोन किसे मिले और दूसरे को आउट ऑफ स्टॉक का मैसेज जाए? यही सवाल है मेरा। ये कंकरेंसी कंट्रोल या समवर्ती नियंत्रण की सबसे क्लासिक समस्या है। आइसोलेशन ये सुनिश्चित करता है कि जब एक समय पर कई ट्रांजैक्शंस चल रहे हों तो वे एक दूसरे के काम में दखल न दे। तो वे बैकग्राउंड में एक साथ चल सकते हैं, लेकिन डेटाबेस उन्हें अलग-अलग रखता है। हाँ, डेटाबेस उन्हें इस तरह से हैंडल करता है जैसे वे एक के बाद एक हो रहे हों, यानी सिक्वेंशियली। उस आखिरी फोन के मामले में क्या होता है? जो ट्रांजैक्शन सर्वर पर पहले रजिस्टर होगा, डेटाबेस उस प्रोडक्ट के डेटा रिकॉर्ड पर एक अदृश्य लॉक लगा देगा। लॉक लगा देगा। ये लॉक मैकेनिज्म ठीक से कैसे काम करता है? क्योंकि अगर सिस्टम हर चीज को लॉक करने लगे तो फिर फ्लैश सेल के दौरान जब लाखों लोग खरीदारी कर रहे हो तो सिस्टम पूरी तरह से चोक या हैंग हो जाएगा। ये आइसोलेशन का सबसे चुनौतीपूर्ण हिस्सा है। डेटाबेस केवल पूरे टेबल को लॉक नहीं करता, बल्कि वो रो लेवल लॉकिंग का इस्तेमाल करता है। रो लेवल लॉकिंग मतलब वो केवल उस एक प्रोडक्ट के रिकॉर्ड को लॉक करेगा जिसे खरीदा जा रहा है, बाकी प्रोडक्ट्स को नहीं। बिल्कुल। इसके अलावा डेटाबेस सिस्टम्स में अलग-अलग आइसोलेशन लेवल्स होते हैं। ये लेवल्स तय करते हैं कि डेटा की शुद्धता और सिस्टम की स्पीड के बीच कैसा संतुलन रखना है। रिसर्च नोट्स में इन आइसोलेशन लेवल्स के कुछ नाम दिए गए हैं: रीड अनकमिटेड, रीड कमिटेड, रिपीटेबल रीड और सीरियलाइजेबल। हाँ, ये 4 मुख्य लेवल्स हैं। क्या हम इनमें से कुछ लेवल्स की कार्यप्रणाली को समझ सकते हैं? खासतौर पर ये रीड अनकमिटेड क्या है? नाम से ये थोड़ा असुरक्षित लगता है। रीड अनकमिटेड सबसे निचला आइसोलेशन लेवल है। इसमें एक ट्रांजैक्शन किसी दूसरे ट्रांजैक्शन द्वारा किए जा रहे बदलावों को तब भी पढ़ सकता है जब वे अभी तक पूरी तरह से कमिट या पक्के नहीं हुए हैं। अच्छा, तो इसे डर्टी रीड कहते हैं, राइट? हाँ, डर्टी रीड। उदाहरण के लिए, अगर एक सिस्टम इन्वेंट्री को अपडेट कर रहा है लेकिन अभी उसने काम पूरा नहीं किया है और दूसरा सिस्टम उसी आधी अधूरी इन्वेंट्री को पढ़ ले, और फिर अगर पहला ट्रांजैक्शन रोल बैक हो गया तो दूसरे सिस्टम ने जो डेटा पढ़ा था वो असल में कभी अस्तित्व में था ही नहीं। एग्जैक्टली। ये बहुत तेज होता है क्योंकि इसमें लॉकिंग की जरूरत नहीं होती, लेकिन इसमें डेटा के गलत होने का खतरा सबसे ज्यादा होता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि क्रिटिकल सिस्टम्स हमेशा सबसे सख्त लेवल यानी सीरियलाइजेबल का इस्तेमाल करते हैं? सैद्धांतिक रूप से देखा जाए तो सीरियलाइजेबल सबसे सुरक्षित है, क्योंकि यह गारंटी देता है कि ट्रांजैक्शन का परिणाम बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे कि वे एक के बाद एक किए गए हों। लेकिन मुझे लगता है इसकी परफॉर्मेंस कॉस्ट बहुत ज्यादा होगी। बहुत ज्यादा। असल दुनिया में इसका बहुत कम इस्तेमाल होता है। अगर लाखों यूजर्स वाले सिस्टम में सीरियलाइजेबल लेवल लगा दिया जाए तो ट्रांजैक्शंस को एक दूसरे का इंतजार करने में इतना समय लगेगा कि पूरा सिस्टम रेंगने लगेगा। तो फिर ज्यादातर सिस्टम्स क्या इस्तेमाल करते हैं? ज्यादातर आधुनिक डेटाबेस रीड कमिटेड या रिपीटेबल रीड को डिफॉल्ट रूप से इस्तेमाल करते हैं। इनमें डर्टी रीड्स तो नहीं होते, लेकिन कुछ अन्य जटिल विसंगतियां हो सकती हैं जिन्हें डेवलपर्स अपने एप्लीकेशन कोड के जरिए संभालते हैं। ये इंजीनियरिंग की एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि परफेक्ट सुरक्षा और बेहतरीन स्पीड कभी एक साथ नहीं मिल सकती। बिल्कुल सही कहा आपने। अब हम एसेट प्रॉपर्टीज के आखिरी स्तंभ पर आते हैं, डी यानी ड्यूरेबिलिटी। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है, खासतौर पर तब जब अचानक बिजली चली जाए? ड्यूरेबिलिटी का सीधा मतलब है टिकाऊपन। जब एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी और आइसोलेशन अपना काम कर चुके होते हैं तो ड्यूरेबिलिटी यह सुनिश्चित करती है कि जो डेटा कमिट हो चुका है वो किसी भी स्थिति में नष्ट ना हो। मतलब एक बार ट्रांजैक्शन कमिट हो गया तो वो हमेशा के लिए पक्का हो जाता है। हाँ, चाहे उस सफलता के 1 मिलीसेकंड बाद सर्वर रूम की बिजली चली जाए, ऑपरेटिंग सिस्टम क्रैश हो जाए, या डेटाबेस सॉफ्टवेयर में कोई बग आ जाए, कमिट हो चुका डेटा हमेशा के लिए सुरक्षित रहना चाहिए। जैसे ऑनलाइन शॉपिंग में अगर पेमेंट हो गया और ऑर्डर प्लेस हो गया तो सिस्टम क्रैश होने के बाद भी वो जानकारी सुरक्षित रहती है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ मुझे एक डाउट है, जब कोई भी यूजर सेव बटन पे क्लिक करता है तो डेटाबेस उसे तुरंत सक्सेस का मैसेज भेज देता है। भेजता है। लेकिन बैकएंड में जो डिस्क स्टोरेज होती है, चाहे वो हार्ड ड्राइव हो या सॉलिड स्टेट ड्राइव, वो तो काम करने में थोड़ा समय लेती है ना। तो क्या वो सक्सेस मैसेज एक तरह का भ्रम है? सिस्टम ये पक्का कैसे करता है कि डेटा वाकई डिस्क पर लिखा जा चुका है?
ये बहुत ही डीप सवाल है। अगर हम इसे एक बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो यहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर के बीच का तालमेल समझना होगा। अच्छा, वो कैसे? जब डेटाबेस किसी ट्रांजैक्शन को कमिट करता है तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम को एक विशेष कमांड भेजता है जिसे लिनक्स जैसे सिस्टम्स में fsync या फाइल सिंक कहा जाता है। fsync, तो ये कमांड क्या करता है? इसका मतलब है कि ऑपरेटिंग सिस्टम को निर्देश दिया जाता है कि वो डेटा को अपनी अस्थायी मेमोरी या कैश से निकालकर सीधे भौतिक डिस्क पर लिखें। मतलब वो केवल रैम में डेटा को रखकर संतुष्ट नहीं होता? बिल्कुल नहीं। डेटाबेस यूजर को सक्सेस का मैसेज तब तक नहीं भेजता जब तक कि डिस्क का कंट्रोलर वापस ये कंफर्मेशन नहीं दे देता कि डेटा वाकई मैग्नेटिक प्लैटर या फ्लैश मेमोरी में सफलतापूर्वक दर्ज हो चुका है। ओह, इसका मतलब है कि ड्यूरेबिलिटी की कीमत लेटेंसी के रूप में चुकानी पड़ती है। हर राइट ऑपरेशन को डिस्क के जवाब का इंतजार करना पड़ता है। हाँ, हार्डवेयर की स्पीड ड्यूरेबिलिटी की सबसे बड़ी अड़चन होती है। शायद इसीलिए एंटरप्राइज सर्वर्स में बहुत ही महंगी और तेज सॉलिड स्टेट ड्राइव्स या एसएसडी और बैटरी बैक्ड रैम का इस्तेमाल किया जाता है ताकि डिस्क आईओ की वजह से सिस्टम धीमा ना पड़े। ये एक बहुत ही सटीक विश्लेषण है। बैटरी बैक्ड रैम या NVMe ड्राइव्स का इस्तेमाल इसीलिए किया जाता है ताकि fsync का कंफर्मेशन कुछ माइक्रोसेकंड्स में मिल जाए और सिस्टम अगले ट्रांजैक्शन के लिए आगे बढ़ सके। तो इस पूरी अदृश्य वास्तुकला को गहराई से समझने के बाद चलिए रिसर्च नोट्स के उस हिस्से पर आते हैं जो असली दुनिया में इसके उपयोग पर बात करता है। ये मेरा पसंदीदा हिस्सा है क्योंकि इन एसिड प्रॉपर्टीज के बिना हमारी आधुनिक इंडस्ट्रीज काम ही नहीं कर सकती। बैंकिंग सेक्टर इसका सबसे स्पष्ट उदाहरण है। हाँ, बैंक केवल साधारण मनी ट्रांसफर ही नहीं करते बल्कि दिन के अंत में बैच प्रोसेसिंग के जरिए लाखों चेकों और इंटरबैंक ट्रांसफर्स का सेटलमेंट करते हैं, जहां एटॉमिसिटी और कंसिस्टेंसी से पैसों की हेराफेरी या गलत डिडक्शन को रोका जाता है। बैंकिंग में एक क्लियरिंग हाउस का उदाहरण लें। वहां एक ही समय में हजारों बैंकों के बीच करोड़ों रुपए का लेन देन सेटल हो रहा होता है। अगर आइसोलेशन लेवल सही नहीं है या एटॉमिसिटी में कोई चूक होती है तो किसी एक बैंक का लेजर दूसरे बैंक के लेजर से मैच ही नहीं करेगा। और इस तरह की विसंगति से पूरे वित्तीय बाजार में अविश्वास फैल सकता है। डेटाबेस की एक छोटी सी खराबी किसी बैंक को दिवालिया घोषित होने की स्थिति तक ले जा सकती है। ये तो बहुत डरावना है। और अगर हम ई-कॉमर्स की बात करें तो जैसा कि हमने फ्लैश सेल का उदाहरण देखा था, जहां इन्वेंट्री को सही रखना और ओवर सेलिंग से रोकना जरूरी है। हाँ, लेकिन ई कॉमर्स केवल बिक्री तक सीमित नहीं है। पीछे इन्वेंट्री मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक्स और सप्लायर पेमेंट्स की एक पूरी चेन होती है। अगर कोई ग्राहक एक ऑर्डर कैंसिल करता है तो डेटाबेस को उस प्रोडक्ट को वापस इन्वेंट्री में जोड़ना होता है। पेमेंट गेटवे को रिफंड इनिशिएट करने का कमांड देना होता है और लॉजिस्टिक्स पार्टनर को शिपिंग रोकने का अलर्ट भेजना होता है। ये तो एक बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांजैक्शन बन गया। बिल्कुल। अगर इनमें से एक भी काम फेल हो जाए और बाकी हो जाए तो कंपनी को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। और शायद ई-कॉमर्स और बैंकिंग से भी ज्यादा संवेदनशील क्षेत्र हेल्थ केयर का है। बिना किसी शक के आज के समय में इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स या EHR का इस्तेमाल हो रहा है। मरीजों के संवेदनशील मेडिकल रिकॉर्ड्स की सुरक्षा और सटीकता बनाए रखना ताकि कोई भी जरूरी जानकारी खो ना जाए। मान लीजिए किसी अस्पताल में एक मरीज आपातकालीन स्थिति में भर्ती होता है। एक तरफ लैब टेक्नीशियन उसकी ब्लड रिपोर्ट डेटाबेस में अपडेट कर रहा है और ठीक उसी समय एक डॉक्टर उस मरीज की नई दवाइयों का पर्चा सिस्टम में दर्ज कर रहा है। यहाँ डेटा का आइसोलेशन और कंसिस्टेंसी सच में जीवन और मृत्यु का सवाल बन सकता है। अगर सिस्टम इन दोनों अपडेट्स को सही से मर्ज नहीं कर पाता या किसी एक की जानकारी को ओवरराइट कर देता है तो मरीज को गलत इलाज मिल सकता है। ये एक बहुत ही गंभीर उदाहरण है। हेल्थ केयर डेटाबेस में ड्यूरेबिलिटी का मतलब सिर्फ डेटा को सुरक्षित रखना नहीं है, बल्कि एक मरीज का पूरा मेडिकल इतिहास सहेज कर रखना है जो कभी भी काम आ सकता है। इन सभी उदाहरणों से एक बात साफ होती है कि एसेट प्रॉपर्टीज किसी सॉफ्टवेयर का केवल एक फीचर नहीं है, बल्कि ये ट्रस्ट यानी भरोसे का इंफ्रास्ट्रक्चर है। हम मशीनों पर भरोसा इसलिए करते हैं क्योंकि वो इन गणितीय और तार्किक नियमों के जाल में बंधी होती हैं। एकदम से। हम इंसानों से गलती हो सकती है, लेकिन डेटाबेस अपने नियमों से समझौता नहीं करता। इस पूरी चर्चा को समेटते हुए ये कहा जा सकता है कि एसक्यूएल डेटाबेस का आर्किटेक्चर इंसानी इंजीनियरिंग के सबसे शानदार नमूनों में से एक है। बिल्कुल। ट्रांजैक्शंस और एसेट प्रॉपर्टीज केवल किताबी बातें नहीं है, बल्कि ये हमारे डिजिटल इकोसिस्टम की रीढ़ की हड्डी है।
इनके बिना किसी भी इंडस्ट्री में डेटा मैनेजमेंट पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ट्रांजैक्शंस, लॉग फाइल्स, लॉग्स, ट्रिगर्स और fsync कमांड्स की ये पूरी सिम्फनी हर दिन खामोशी से अपना काम कर रही है। ये वो अदृश्य सेना है जो हमारे डिजिटल जीवन को अराजकता से बचाती है। ये सच है कि पारंपरिक रिलेशनल डेटाबेस ने पिछले कई दशकों से इस दुनिया को बहुत अच्छे से संभाला है, लेकिन तकनीक का परिदृश्य बहुत तेजी से बदल रहा है। हाँ, टेक्नोलॉजी कभी एक जगह रुकती नहीं है। और यहीं से एक नया नजरिया सामने आता है। इससे एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठता है। आज बड़ी टेक कंपनियां ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स और ग्लोबल क्लाउड डेटाबेस की तरफ जा रही हैं जिनका डेटा किसी एक शहर के सर्वर पर नहीं होता। मतलब वो एक ही समय में न्यूयॉर्क, टोक्यो और लंदन के डेटा सेंटर्स में मौजूद होता है। बिल्कुल। और जब दुनिया तेजी से इन ग्लोबल क्लाउड नेटवर्क्स और ब्लॉकचेन जैसे सिस्टम्स की तरफ बढ़ रही है, जहां डेटा हजारों सर्वर पर एक साथ अपडेट होता है, वहां नेटवर्क सिग्नल्स को प्रशांत महासागर के नीचे बिछी फाइबर ऑप्टिक केबल से होकर गुजरना पड़े, जहां लेटेंसी अपरिहार्य है। तो उन हालात में इन सख्त एसिड नियमों को लागू करना एक अलग ही स्तर की चुनौती बन जाता है। कंप्यूटर साइंस में कैप थ्योरम नाम का एक सिद्धांत है जो कहता है कि किसी डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में कंसिस्टेंसी, अवेलेबिलिटी और पार्टीशन टॉलरेंस में से एक साथ केवल 2 ही चीजें हासिल की जा सकती हैं। तो मतलब जब डेटाबेस ग्लोबल हो जाते हैं तो नेटवर्क टूटने का डर हमेशा रहता है। हाँ, ऐसे में सिस्टम को ये चुनना पड़ता है कि क्या वो यूजर्स को तुरंत जवाब दे, भले ही डेटा थोड़ा पुराना हो, या फिर वो पूरे सिस्टम को तब तक रोक कर रखे जब तक कि दुनिया भर के सभी सर्वर्स सिंक ना हो जाएं। ये तो बहुत बड़ा डिलेमा है। क्या आने वाले समय में हमें डेटा इंटीग्रिटी की पूरी परिभाषा को ही नए सिरे से खोजना पड़ेगा? क्या भविष्य के डेटाबेस परफेक्ट कंसिस्टेंसी की जगह इवेंचुअल कंसिस्टेंसी को अपना नया मानक मान लेंगे? ये सोचने वाली बात है। ये वाकई एक ऐसा सवाल है जो ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि तकनीक की सीमाएं क्या हैं और भविष्य में हम उन्हें कैसे पार करेंगे। जब भी आप कोई ऑनलाइन पेमेंट या बुकिंग करेंगे तो इस जटिल लेकिन शानदार सिस्टम और इस सवाल की याद जरूर आएगी। आज की इस गहरी चर्चा को हम इसी विचारोत्तेजक नोट के साथ यहीं समाप्त करते हैं। स्रोत सामग्री के इस अद्भुत विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।